Good morning students. Today we will start with the next unit of your 12th syllabus, that is atom and nuclei. सबसे हमने इससे पहले पढ़ा था dual nature of matter and radiations. Now we are going to start with unit 8, atoms and nuclei. Atoms and nuclei में we mainly concentrate for the structure of atom कि structure of atom क्या है और किस साइंटिस्ट ने इस structure of atom को फ्रेम करने में हमारी हेल्प की। तो atom and nuclei में सबसे पहले हमें डाल्टन ने बताया कि ये जो मैटर है that is made up of very small particle known as atom. Later on, J.J. Thomson contributed to the structure of atom, and then we will discuss what are the limitations of Thomson model of atom and how these limitations are removed by Rutherford alpha ray scattering experiment. सबसे पहले हमें थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की लिमिटेशंस दैट इज करेक्टेड बाय द रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड देन लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड इज एक्सप्लेन्ड फर्दर बाय द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या है? थॉमसन ने सबसे पहले जो प्रपोज किया वो ये था बेटा कि एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, कि एक आपके पास एनवेलप है दैट इज फिल्ड विद द पॉजिटिव चार्ज एंड at few of the places negative charge are embedded। कहते हैं कैसा होता है, जैसे वाटरमेलन होता है ना, वाटरमेलन में सारा रेड कलर का आपका मैटर होता है और उसमें आपके कहीं सीड्स एम्बेडेड होते हैं। तो जैसे सीड्स एम्बेडेड हैं वाटरमेलन में, इसी तरह नेगेटिव चार्ज इज एम्बेडेड इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ये था आपका थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की क्या लिमिटेशंस थी? व्हाट आर द लिमिटेशंस of Thomson model of atom? There are two limitations. First, it could not explain the spectral lines of hydrogen, and second, it could not explain the large scattering of alpha particle from thin metal foil। तो ये क्या नहीं एक्सप्लेन कर सका? स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन। It could not explain the spectral lines of hydrogen. Second, it could not explain the large scattering of alpha particles. It could not explain the large scattering of alpha particles। तो ये दो लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से थॉमसन मॉडल में को दोबारा मॉडिफाई किया रदरफोर्ड ने। तो दो इस लिमिटेशंस को रदरफोर्ड ने किस तरह रिमूव किया और फिर रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में क्या लिमिटेशंस थी वो हम पढ़ेंगे इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ने के बाद। रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये इसका अपरेटस है।
ध्यान से देखिए, ये आपके पास एक सोर्स है S। ये सोर्स क्या करता है, अल्फा रे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, इस सोर्स में ये सोर्स रेडियो एक्टिव है और ये अल्फा रेज को एमिट करेगा। ठीक है, इसको हमने एक लेड कैविटी से कवर कर दिया। अल्फा रे एमिट हुआ, ये हमारी एक कॉलीमेटर है जो इस अल्फा रे को बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बना देती है। ठीक है, देयर इज अ स्लिट एंड दिस अल्फा रे इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये आपके पास होल्डर है, दो होल्डर। ये आपके पास है गोल्ड की थिन फॉइल, जिसकी थिकनेस कितनी है बेटा, 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। और ये आपकी एक स्क्रीन है जिसे हम कहते हैं जिंक सल्फाइड स्क्रीन। और ये बेटा एक माइक्रोस्कोप है जो इस तरह इस स्क्रीन के चारों तरफ घूमता है। इस स्क्रीन को हम बड़ा भी कर सकते हैं। इस तरह इस स्क्रीन के चारों तरफ ये माइक्रोस्कोप घूमता है और इस पे काउंट करता है। देखते हैं हम कि इस एंगल पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो हिट कर रहे हैं। जिंक सल्फाइड पे कोई भी पार्टिकल अगर हिट करता है तो वो एक सेंटिलेशन ब्राइटनेस जनरेट करता है और हमें पता लगता है कि किस जगह पे पार्टिकल हिट हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, दिस इज द सोर्स, अल्फा पार्टिकल्स आर एमिटेड एंड गेट अलाइंड ड्यू टू द कॉलीमेटर एंड दिस इज द थिन गोल्ड फॉइल। अब क्या है, जब ये अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल से टकराता है तो ये अल्फा पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो जाता है। कुछ मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है वो बिना डेविएशन के स्ट्रेट चले जाते हैं। कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो थीटा एंगल पे स्कैटर होते हैं और एक पार्टिकल 8000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल ऐसा है जो अब रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। बाकी सभी पार्टिकल्स या तो लेस देन 90 पे हिट करते हैं या आपके बिना किसी स्कैटरिंग के स्ट्रेट चले जाते हैं। तो ये रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला? हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया जिसमें हमने बताया कि ग्राफ इज बिटवीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हिटेड डिवाइड इनटू एंड द स्कैटरिंग एंगल। तो हमें क्या पता लगा? हमें पता लगा कि स्कैटरिंग एंगल 0 है, 20 है, ये 180 है। ठीक है, तो क्या पता लगा कि मैक्सिमम पार्टिकल्स तो अनडेविएटेड ही चले जाते हैं, फिर भी मैक्सिमम पार्टिकल्स जो है लेस देन 20 के एंगल पे स्कैटर होते हैं। सिर्फ एक दो पार्टिकल ऐसे हैं जो 180 डिग्री पे अपना पाथ रिट्रेस करती हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ से हम क्या कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं? इस ग्राफ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला कंक्लूजन, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स goes undeflected, goes
नहीं होते। सेकेंड कंक्लूजन, 0.14% पार्टिकल्स जो है वो ग्रेटर देन 1 डिग्री, दैट इज मोर देन 1 डिग्री पे 0.14% पार्टिकल्स जो हैं वो स्कैटर्ड होते हैं। और तीसरा कि 8000 में से सिर्फ एक पार्टिकल है जो मोर देन 90 पे स्कैटर होता है। तो दीज आर द फ्यू कंक्लूजन्स जो रदरफोर्ड ने हमें बताए अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग होने से। उसने क्या एक्सप्लेनेशन दी, आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। हमने 5 पार्टिकल्स एज्यूम किए, इनका नंबर दिया 1, 2, 2', 3, 3'। ये है बेटा गोल्ड न्यूक्लियस का पॉजिटिव गोल्ड न्यूक्लियस। हमें क्या पता लगा कि कुछ पार्टिकल तो ऐसे हैं जो बहुत कम एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जिनको जाना सीधा था, लेकिन इस क्योंकि अल्फा पार्टिकल आपको पता है दैट इज अ हीलियम न्यूक्लियस, जिसपे 4 यूनिट ऑफ मास होता है और 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल का मतलब है पॉजिटिव। और ये थिन फॉइल है, थिन फॉइल का मतलब है जिसकी थिकनेस सिर्फ एक एटम के बराबर है। ठीक है, तो एटम के बराबर थिकनेस है, तो हमने एक एटम यहाँ मान लिया। हमने कहा कि मैक्सिमम पार्टिकल स्मॉल एंगल्स पे स्कैटर होते हैं, बहुत कम पार्टिकल थीटा ग्रेटर देन 90 पे डिफ्लेक्ट होते हैं, और वेरी रेयर पार्टिकल अपना पाथ रीट्रेस करता है। ये फर्स्ट पार्टिकल गया, इसके पास कुछ एनर्जी है, यहाँ जाके इसकी एनर्जी खत्म हो गई काइनेटिक, और यहीं से ये पार्टिकल रीट्रेस हो गया। इस डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि किस डिस्टेंस पे जाके पार्टिकल ने अपना पाथ रीट्रेस किया, उसे कहते हैं बेटा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब हम पढ़ेंगे कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है। उससे पहले यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल, ये गोल्ड न्यूक्लियस है Ze। इन दोनों के बीच में फोर्स कितनी होगी, 1/4πε0, दैट इज गोल्ड का पॉजिटिव चार्ज, अल्फा का पॉजिटिव चार्ज अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। किस डिस्टेंस तक ये पार्टिकल जा सका, एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड कितने होंगे, 1/sin4 θ/2। कि अगर हमें ये पता करना है कि किस थीटा पे कितने पार्टिकल स्कैटर हुए, तो दैट इज 1/sin4 θ/2। ठीक है भाई, समझ आ गया। अब आपके पास नेक्स्ट आर्टिकल है, हम पढ़ रहे थे मीनिंग ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट शायद आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। ठीक है, ये पहला आर्टिकल है जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच
पहले डेफिनेशन लिखिए। द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस अप टू विच एन एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल traveling directed towards the nucleus can move before coming to rest and then retrace its path। क्या मतलब है? ये आपके पास एक अल्फा पार्टिकल है। मान लीजिए मैं डायग्राम दोबारा बना रही हूँ। ये एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, जिसका मास m है और v वेलोसिटी है। ये पार्टिकल इस गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ जो है ट्रैवल कर रहा है। इसके पास कितनी एनर्जी हो गई? हाफ mv²। मान लो यहाँ पे जाके ये पार्टिकल रुक जाता है क्योंकि ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा। जब ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा तो क्या होगा? यहाँ पे जाके जिसका डिस्टेंस ये r0 है, इस पार्ट की यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा? ये होगा v = ZE 4πε0 r0। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा चार्ज अपॉन 1/4/4πε0 r0। और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ mv²। तो जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल becomes equal to potential energy of alpha particle, then क्या होगा? पार्टिकल रुक जाएगा और रिपेल हो जाएगा। तो आप कहोगे हाफ mv² ZE 4πε0 r0 × 2E। ये आ गई आपकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को इक्वेट कर दो, आपके पास r0 आ जाएगा। तो r0 क्या होगा? ZE 2E। सॉल्व करो बेटा इसे। r0 आ गया ZE × 2E डिवाइडेड बाय 4πε0 हाफ mv²। तो जब इस पॉइंट पे जाके सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी, पार्टिकल अपना पाथ रिट्रेस कर जाएगा। वो डिस्टेंस जिस पे पार्टिकल बिना रुके चलता रहे उस और बिल्कुल सेंटर पॉइंट ऑफ न्यूक्लियस से वो डिस्टेंस कहलाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। समझ आ गई भाई? तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बाद आपके पास नेक्स्ट है इम्पैक्ट पैरामीटर। नेक्स्ट है आपके पास बेटा इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम। इम्पैक्ट पैरामीटर। पहले इम्पैक्ट पैरामीटर का मैं एक डायग्राम बनाती हूँ, फिर आप इसका मतलब समझना। इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? एक आपके पास सपोज ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है और ये है आपकी सेंट्रल लाइन। ये एक पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और ये है बेटा आपका
distance that is known as impact parameter. मतलब समझिए पहले इसका इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है. इम्पैक्ट पैरामीटर इज डिफाइंड एज द perpendicular distance of the velocity vector of a particle from the central line passes through the center of nucleus. ठीक है. When the particle is far away from the nucleus, when the particle is far away from the nucleus, क्या मतलब है इस बात का? इम्पैक्ट, ये आपके पास एक न्यूक्लियस है, ये इसकी बेटा सेंट्रल लाइन है. एक पार्टिकल यहाँ से गया और ये पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट जाने की बजाय जब न्यूक्लियस के पास आ गया तो डिफ्लेक्ट हो गया. तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से लेना है? जब ये पार्टिकल इसके इन्फ्लुएंस से बहुत दूर हो, उस टाइम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाता है आपका इम्पैक्ट पैरामीटर. इम्पैक्ट पैरामीटर का क्या सिग्निफिकेंस है? इम्पैक्ट पैरामीटर जो है, अगर किसी पार्टिकल का इम्पैक्ट पैरामीटर कम है, मान लो पार्टिकल यहाँ आ गया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया. अगर इम्पैक्ट पैरामीटर कम है तो पार्टिकल बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाता है, वो अपने पाथ से ज्यादा स्कैटर कर जाता है. ठीक है. अगर हम, दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेप्चुअल्स में बेटा ये ग्राफ बहुत ज्यादा पूछा जाता है. देखिए, ग्राफ इज बिटवीन इम्पैक्ट पैरामीटर and distance. Graph is between impact parameter V and distance from the target nucleus. 0, 2.5, 5 and suppose 100. ठीक है. अगर इम्पैक्ट पैरामीटर 2.5 है, इम्पैक्ट पैरामीटर 2.5 है, पार्टिकल बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट कर जाएगा. ठीक है. और अगर इम्पैक्ट पैरामीटर 0 है, पार्टिकल अपना पाथ भी ट्रेस कर जाएगा. इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ गया, पार्टिकल कम डिफ्लेक्ट होगा. ठीक है. इम्पैक्ट पैरामीटर और ज्यादा है, पार्टिकल बहुत कम डिफ्लेक्ट होगा. इम्पैक्ट पैरामीटर 100 है, पार्टिकल सीधा चला जाएगा, वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा. दोबारा समझिए, ये है इम्पैक्ट पैरामीटर, पैरामीटर बी. ये है डिस्टेंस, ये है आपका टारगेट न्यूक्लियस. अगर किसी पार्टिकल का इम्पैक्ट पैरामीटर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? पार्टिकल सीधा जाएगा और जहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदल जाएगी, पार्टिकल वापस आ जाएगा. अब जब इम्पैक्ट पैरामीटर मान लीजिए 2.5 या थोड़ा बढ़ गया तो डिफ्लेक्शन एंगल बहुत ज्यादा होगा. अगर इम्पैक्ट पैरामीटर थोड़ा ज्यादा हो गया, आपका स्कैटरिंग एंगल कम हो जाएगा. फॉर्मूला लिखिए, इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला है बेटा ZE² cot
formula is very important and frequently asked in conceptuals. conceptuals में मैंने आपको एक ग्राफ बताया था और एक इम्पैक्ट पैरामीटर का ये फॉर्मूला है कि इम्पैक्ट पैरामीटर कैसे बढ़ता है। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर 0 हो जाता है, आपको दिया जाएगा अगर इम्पैक्ट पैरामीटर 0 हो तो ऑब्वियसली आपको डायग्राम से ही पता है थीटा 180 होगा। पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगा। ठीक है भाई, तो अलग अलग अगर आपका थीटा 90 हो जाता है, अगर थीटा 9 अगर आपका अगर वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर लार्ज है तो कॉट ये प्रोपोर्शनल है बेटा। अगर ये फैक्टर लार्ज होगा तो ये फैक्टर भी लार्ज होगा। ये कंसेप्चुअल में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो कॉट थीटा बाय 2 लार्ज होगा तो बी भी लार्ज होगा। कॉट थीटा बाय 2 स्मॉल होगा तो आपका बी भी स्मॉल होगा। ठीक है, तो ये था आपका कि डिस्टेंस थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या है। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है। तो ये सब पढ़ने के बाद व्हाट आर द कंक्लूजन्स फॉर रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ये पढ़ने के बाद हम क्या कह सकते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के क्या कंक्लूजन्स हैं। पहला, रदरफोर्ड में मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो है वो अनडिफ्लेक्टेड चले गए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल गोज अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स का क्या मतलब है कि मैक्सिमम पार्ट इन द एटम इज एम्प्टी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के पास टकराने के लिए कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर है वो इतने हल्के हैं कि वो अल्फा पार्टिकल्स के पाथ को डेविएट नहीं कर सकते। तो पहला लिखिए, एवरी एटम हैज अ टाइनी सेंट्रल कोर कॉल्ड एटॉमिक न्यूक्लियस, जहाँ पे सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है और इस न्यूक्लियस का साइज है 10⁻⁻15 मीटर और इस पूरे एटम का 10⁻⁻10 मीटर। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन अ definite orbit around the electrons revolve in orbits around the nucleus. ठीक है, and the electrons revolves around the nucleus in circular orbits just like the planets around the sun. तो ये थी जो आपको पहले ही पता है कि मेजर पार्ट एम्प्टी है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, साइज इतना है। ठीक है, तो अब है आपके पास नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि व्हाट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जो है उसमें किसी भी हाइड्रोजन एटम की में किसी भी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होगी। किसी भी हाइड्रोजन एटम की टोटल एनर्जी कितनी होगी। ध्यान से देखिए, आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है, सपोज इसका एक पॉजिटिव न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी है ये आपको कैलकुलेट करना है।
तो आपके पास आ गया, निकालोगे। R is the radius. बोलो 1/4 pi epsilon naught E upon R square mv square by R। यहाँ से बेटा आप v square mv square की वैल्यू निकाल दो। एक बार से एक बार कट गया, e square upon 4 pi epsilon naught R। आपके पास अगर mv स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv स्क्वायर, यहाँ आ गया 8। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास एक एनर्जी तो है काइनेटिक एनर्जी, जो हमारे पास आ गई e स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, दोनों एनर्जीज को ऐड कर दो, आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या होगी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी में एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब हम दोनों एनर्जीज को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल एनर्जी आएगी बेटा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज e स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस माइनस e स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये आ जाएगी बेटा माइनस e स्क्वायर, सॉल्व करोगे माइनस e स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। दिस इज द टोटल एनर्जी possessed by the electron moving in the orbit having potential energy plus kinetic energy। Next lecture में we will discuss about the atomic spectra, Bohr's model of atom। Have a nice day. God bless you बेटा।